नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। आज काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी दूसरे असाइनमेंट में, जो कि मेरा पीएचडी का असाइनमेंट था, उसको पूरा करने में लगा हुआ था। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। सो अगेन आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज की जो हमारी चर्चा है वो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय ऊर्जा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 20 अगस्त है और आज ही के दिन भारत के अंदर नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे कहें या राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कहें, जो कि मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको शुरू के 1-2 मिनट में नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे के बारे में बताऊंगा, कब से शुरुआत हुई, क्यों मनाते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। उसके बाद, क्योंकि ये दिवस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी डे को समर्पित है, तो हम इंडिया के अंदर प्रोग्रेस देखना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, है ना। ईयर वाइज अचीवमेंट देखेंगे और भारत सरकार ने कुछ टारगेट तय किए थे, तो वो भी देखना चाहते हैं कि क्या वो टारगेट पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार है उसकी एक मिनिस्ट्री है MNRE, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि केवल और केवल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे सोलर है, विंड है, बायोमास है, जियोथर्मल है, इन सब का लेखा जोखा रखती है ना। उन्होंने 20 अगस्त को, यानी कि आज के दिन को, जो कि बर्थडे है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का, है ना। राजीव गांधी जी हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे। उनका जो टेन्योर है वो 1984 से लेकर के 1989 तक रहा। उनके जन्म दिवस को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है ना। उनको याद करने के लिए 2004 के अंदर राजीव गांधी जी के ऊपर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में एक 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 से ही ये दिवस मनाना शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो इस दिवस के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। और जबकि इस दिवस का जो महत्व है वो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी अवेयरनेस को आगे बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो सोर्स जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हैं, जो कि रिन्यूएबल नहीं हैं, उनसे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये सारी बातें, जनरल बातें हम सब जानते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। देखिए यहाँ पर मैंने एक लिंक डाला है जो कि MNRE का ऑफिशियल लिंक है। वहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो और प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं तो अचीवमेंट्स के नाम के ऊपर आपको ये इस तरह की एक इमेज नज़र आएगी, जिसके अंदर 8 ब्लॉक्स बने हुए हैं, है ना। जैसे 4 ऊपर हैं और 4 नीचे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है और ये मतलब कब से कब तक लागू है, किस तरह का ये प्रोग्रेस दिखाता है, इस एक एक ब्लॉक की हम चर्चा करना चाहते हैं डिटेल के अंदर। मात्र 5 से 7 मिनट में सारी चर्चा मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है, एज पर इरेना ग्लोबली 4th पोजीशन इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। देखिए पूरे विश्व भर में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है। हमारी जो पोजीशन है वो 31 मार्च 2024 तक 4th पोजीशन पे हम ग्लोबली, है ना। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इरेना। इरेना कौन है? इट इज़ एन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो कि 2009 में फॉर्म्स हुई। इसका जो मुख्यालय है वो अबू धाबी UAE में है और लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं, है ना। ये सारा लेखा जोखा रखते हैं किस देश में क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ओवरऑल वी आर एट 4th पोजीशन, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, राइट। दूसरा पॉइंट है, देखिए जितने भी अचीवमेंट हैं वो 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। सेकेंड, इरेना क्या कहता है? ग्लोबली 4th पोजीशन इन विंड पावर कैपेसिटी एंड 5th इन सोलर पावर कैपेसिटी। देखिए ओवरऑल सभी सोर्सेज में, सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, इन सब में मिला करके तो हम 4th पोजीशन पे हैं ग्लोबली। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम सोर्स की बात करें तो विंड के केस में हम 4th पोजीशन पे हैं और सोलर के केस में हम 5वें स्थान पे हैं, ठीक है ना। तीसरा इसका ब्लॉक है वो है 45% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, है ना। देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर रिन्यूएबल भी आ जाता है और इसके अंदर जो है वो लार्ज हाइड्रो भी शामिल कर देते हैं, न्यूक्लियर भी शामिल कर देते हैं और डीजल को भी शामिल कर दिया जाता है।
फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, है ना, उनको हटा करके जितने भी सोर्सेज हैं दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज, राइट। अब ये कह रहे हैं 45% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी, ये कैसे आई उसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो सबसे पहले देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 31 मार्च 2024 तक है 143 गीगावाट के आसपास, है ना। यहाँ पर आंकड़े सारे मेगावाट में हैं, मैं इन टर्म्स ऑफ गीगावाट कह रहा हूँ। तो लार्ज हाइड्रो की बात करें तो लगभग 47 गीगावाट हम पहुँच चुके हैं, है ना। न्यूक्लियर की बात करें तो 8 गीगावाट है, और डीजल तो बहुत ही कम है, इट इज़ 589 मेगावाट, राइट। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल जो है वो 199,341.88 मेगावाट आता है, लगभग आपका 200 गीगावाट के आसपास जो है वो बन जाता है ना। जबकि 31 मार्च 2024 तक हमारे इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो थी 441, मतलब 442 मान लें लगभग गीगावाट, उसमें 200 करीब ये हो गया, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन जो है वो 45% आती है। देखिए अभी रिसेंट में आपको डेटा बताऊंगा, 31 जुलाई 2024 तक के डेटा बताऊंगा, लेकिन ये जो इमेज MNRE की वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो पिछले 2014 के रेस्पेक्ट में की हुई है और मार्च टू मार्च की हुई है, यानी कि जो भी आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2014 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में 10 सालों का जो ये डिकेड है उसमें हमारी प्रोग्रेस बताई हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल पावर जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम नियरली 1.75 टाइम्स फ्रॉम 190 BU टू 332 BU सिंस 2014, यानी कि 31 मार्च 2014 की अगर हम बात करें तो उस समय रिन्यूएबल से जो जनरेशन हो रहा था वो हो रहा था 190 बिलियन यूनिट्स, जो कि 2024 में 31 मार्च तक 2024 तक ये इंक्रीज होकर के 332 बिलियन यूनिट हो गया, जो कि लगभग 1.25 गुना इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 29 टाइम्स फ्रॉम 2.82 गीगावाट टू 81.81 गीगावाट सिंस 2014, ठीक है ना। ये मैं थोड़े आपको आंकड़े बता देता हूँ। देखिए अगर हम 31 मार्च 2014 के समय में जो हमारे सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो थी 2821.91 मेगावाट, है ना, लगभग 3000 इसको मेगावाट हम मान सकते हैं, जो कि 31 मार्च 2024 तक बढ़ करके हो गई है 81 गीगावाट के आसपास, है ना, यानी कि 81,813.60 मेगावाट। तो इसको आप देखें तो ये 3 गीगावाट से 81 गीगावाट करीब 29 गुना ये बढ़ चुकी है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई, और इतनी वृद्धि और किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नहीं हुई है, ठीक है ना। आगे इसकी चर्चा और करेंगे हम। विंड कैपेसिटी की बात करें तो इट इज़ इंक्रीज बाय 2.81 टाइम्स फ्रॉम 21 गीगावाट टू 45 गीगावाट, है ना। तो 31 मार्च 2014 के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो विंड इंस्टॉल कैपेसिटी जो थी वो 21,042.58 मेगावाट थी, जो कि 2024 में मार्च के समय में बढ़कर के 45,886.51 मेगावाट हो चुकी है ना। वहाँ पर ऊपर आंकड़े ये आपके लगभग अप्रोक्सीमेट फॉर्म में गीगावाट की टर्म्स में है, मैंने यहाँ पर मेगावाट की टर्म्स में लिखे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट। ये इसका अंतिम सेगमेंट जो है लास्ट वाला था वो है रिकॉर्ड RE कैपेसिटी एडिशन ऑफ 65 गीगावाट इन लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ लास्ट में जाकर के इन्होंने पता नहीं क्यों 5 साल का आंकड़ा ले लिया, मैं आपको 10 साल का आंकड़ा भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए 31 मार्च 2014 में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी सारे रिन्यूएबल एनर्जी को सोर्सेस की वो लगभग थी 35.8 गीगावाट, ठीक है ना, जो कि 2019 में बढ़ करके हो गई 79.4 गीगावाट, है ना। 31 मार्च 2024 के आंकड़ों पर नज़र डालें, है ना, तो ये आपकी हो गई है 143.6 गीगावाट, है ना। इन्होंने क्या किया है 2019 से जो 79 थी उसमें 143 को बताया है और इसमें 65 ऐड करते हैं तो ये आंकड़ा आ जाता है ना। जबकि इनको बताना था 2014 के में 35 थी, अब 108 हो गई है, अब बढ़कर के 143 हो गई है, तो ये 65 की जगह 108 हो जाएगा और ये 10 ईयर हो जाएगा, है ना। आप आई थिंक यू कैन गॉट द पॉइंट। 5 साल का प्रोग्रेस देखें या 10 साल का प्रोग्रेस देखें, है ना। 5 साल में 65 गीगावाट में एडिशन हुआ और 10 साल का देखें तो 108 गीगावाट एडिशन हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब हम देखना चाहते हैं इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मेगावाट
एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर, है ना। अभी हम केवल और केवल रिन्यूएबल के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि नॉन फॉसिल फ्यूल के ऊपर। लार्ज हाइड्रो को मैंने हटा दिया है, डीजल को हटा दिया है, न्यूक्लियर को हटा दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट तय किए थे वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के किए थे, ना कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। अभी रिसेंटली जो नए टारगेट आए हैं उसमें इन्होंने अब जो बात है वो नॉन फॉसिल फ्यूल की कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने टारगेट थे उनकी चर्चा करना चाहते हैं, है ना। 31 मार्च 2014 से लेकर के रिसेंटली 31 जुलाई 2024 यानी कि 20 दिन पहले के आंकड़े, जो कि आधिकारिक तौर पर जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, उनका ही मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, ये आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। पहला तो है सेक्टर, सेक्टर का मतलब है सोर्स कौन सा है ना। दूसरा है क्यूमुलेटिव अचीवमेंट्स टिल 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ये आंकड़े हैं, है ना। क्यूमुलेटिव अचीवमेंट्स टिल 31 जुलाई 2024, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आंकड़े हैं, है ना। अगर हम एक नज़र मारें विंड और सोलर के ऊपर थोड़ी देर के लिए, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ 21,042.58 मेगावाट है, जो कि जुलाई तक 47,000 करीब मेगावाट पहुँच चुका है। सोलर पावर का लगभग 2800 मेगावाट था, जो कि अब 87,000 मेगावाट पहुँच चुका है ना, जुलाई तक, राइट। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो 31 मार्च 2014 में करीब हम 35 गीगावाट या 36 गीगावाट मान लें ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी हमारी, जो कि अब बढ़ करके 150 गीगावाट हो गई है, यानी कि 115 गीगावाट का अभूतपूर्व ओवरऑल इंक्रीमेंट जुलाई तक के आंकड़ों में हुआ है। जबकि अगर हम यही पीछे मार्च तक हमने देखा तो 108 था, अभी ये 115 के आसपास हम पहुंच चुके हैं जुलाई तक के आंकड़ों को नज़र डालें तो, है ना। अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रेस देखी 2014 से लेकर के 2024 तक, मार्च तक के आंकड़ों को भी देखा और जुलाई के लेटेस्ट आंकड़े भी मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट के 2 मिनट में मैं आपको टारगेट बताना चाहता हूँ, क्या टारगेट था और हम कितना अचीव कर पाए हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक स्लाइड की और चर्चा करेंगे हम। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट तय किया था कि हम 31 मार्च 2022 तक 175 गीगावाट जो है वो लक्ष्य रखा गया, क्योंकि ये लक्ष्य इस समय तक पूरा नहीं हुआ, उनको लगा कि पूरा नहीं होगा, तो मार्च का टारगेट 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया, है ना। ये बात है 2 साल पहले की। लक्ष्य था 175 गीगावाट। 175 गीगावाट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था, सोलर से 100 गीगावाट का लक्ष्य, विंड से 60 का, हाइड्रो से 10 गीगावाट और बायोमास से 5 गीगावाट का, ये ओवरऑल लक्ष्य था। इसमें आप देखें जो हाइड्रो है वो स्मॉल हाइड्रो की बात की हुई है, ना कि लार्ज हाइड्रो की, है ना। लार्ज हाइड्रो तो ऑलरेडी 47 जो है गीगावाट पहुंच चुका है। ये है रिन्यूएबल्स, ना कि नॉन फॉसिल फ्यूल, है ना। अब क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना था, जो कि नहीं हुआ और आज तक भी नहीं हुआ है ना। क्या प्रोग्रेस इसके अंदर है, हम कहाँ लेक कर रहे हैं, वो थोड़ा बता देता हूँ लास्ट में। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द टुडेज डिस्कशन। देखिए यहाँ पर जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी के जो भी आंकड़े हैं वो सारे मेगावाट के अंदर हैं और ये MNRE की वेबसाइट्स के ऊपर लिए हुए हैं, है ना। अगर हम 31 मार्च 2022 तक देखें तो करीब 109 गीगावाट हमको इंस्टॉल हमने कर लिया, जो कि लक्ष्य था 175 का, तो 62.79% हमने अचीव किया था, है ना। बहुत पीछे थे लक्ष्य के हम। फिर इस टारगेट को बढ़ा करके दिसंबर तक ले गए, तो वहाँ तक हम लोगों ने 120 गीगावाट करीब प्राप्त कर लिया, जो कि करीब 70% के आसपास पहुँचा। अगर मैं 31 जुलाई के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालता हूँ, है ना, जो कि लक्ष्य था 31 मार्च 2022, जो कि 31 जुलाई 2024 यानी कि 2.5 साल ऊपर हो चुके हैं करीब, है ना। मार्च 2022 से मार्च 2024 और 5 महीने और 2 साल 5 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, है ना। लगभग आप देखें तो 29 माह एक्स्ट्रा हो चुके हैं। जो 175 गीगावाट का लक्ष्य था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। अभी हम केवल 150 तक पहुंचे हैं, जो कि 85 करीब 86% लक्ष्य पूरा हुआ है। 14% का लक्ष्य अभी भी बाकी है ना। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट इस बारे में बात नहीं करती है, उन्होंने नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं और अब वो रिन्यूएबल की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसे ही नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो उसमें 50 गीगावाट के आसपास लार्ज हाइड्रो ऐड हो जाएगा, 8 से 9 गीगावाट के पास न्यूक्लियर ऐड हो जाएगा और 1 गीगावाट के आसपास आपका डीजल भी ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वो 60-70 वहाँ से ले आएंगे और ये कह देंगे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर के जब लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो उसके कारणों का पता लगाना, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, वो बात कोई नहीं करता है। नए लक्ष्य
उसके ऊपर लेकर के आ जाते हैं ताकि जनता का ध्यान भटक जाए। खैर एनीवे, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज की बात को हम यही समाप्त करते हैं। हम लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार पुनः आप सभी को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे के लिए। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।